Hello everyone. How are you all? I hope you all are safe, staying at home and following all the COVID-19 appropriate behaviors. Please do not consider in a light manner. Take it seriously because the surge is really impactful on the India. Chali, without wasting any time further, let's start our today's agenda, which is the analysis of the editorial section of the Hindu newspaper dating 16th of April. This is page number 6, editorial section of the Hindu newspaper. First article is Probing the Sleuths. Let's understand this article in detail today. Probing means किसी चीज के बारे में investigation करना. This is the investigation. Detail में जाके किसी के बारे में सारी information निकालना. And sleuth means the detectives or ऐसे लोग जो किसी भी information gather में करने में लगे होते हैं. सो ऐसे डिटेक्टिव्स के अगेंस्ट या ऐसे लोगों के अगेंस्ट ही इन्वेस्टिगेशन करना है जो इन्वेस्टिगेशन वाले काम में ही बिजी हैं. किस बारे में है ये आर्टिकल, मैं आपको एक थोड़ा इसका समरी दे देती हूँ पहले, सो दैट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. मिस्टर नाम्बी नारायणन, ये हमारे यहाँ के एक इंडियन साइंटिस्ट थे. इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था, which is the third highest award of the India. So 1994 में इनके अगेंस्ट एक केस फाइल हुआ, केस ऑफ एस्पियोनेज. एस्पियोनेज का मतलब होता है स्पाई. स्पाई करना मींस आप अपने कंट्री के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो सीक्रेट होना चाहिए वो एनिमीज तक पहुंचा देना. सो ये एस्पियोनेज का केस इनके ऊपर फाइल हुआ. 1996 में सीबीआई को इन्वॉल्व किया गया और सीबीआई ने ये केस को सरासर गलत बता दिया और उन्हें बोला गया कि इनके अगेंस्ट जितने भी केसेस फाइल किए गए हैं ये सारे ही गलत हैं. एंड 1998 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नॉट गिल्टी प्रूव कर दिया कि नहीं, इनके ऊपर जितने भी चार्जेस लगाए गए हैं ये सभी चार्जेस गलत है. नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि ये चार्जेस लगने के बाद जितने डिफेमेशन हुआ, इमेज खराब हो गई. अगर इतने फेमस साइंटिस्ट थे तो इसका कॉम्पनसेशन कुछ होना चाहिए था. सो 2018 में ये डिसाइड किया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि केरला गवर्नमेंट, क्योंकि केरला गवर्नमेंट में ये केस हुआ था, सो केरला गवर्नमेंट मिस्टर नाम्बी नारायणन को 50 लाख रुपीस देगी एज अ कॉम्पनसेशन. हालांकि केरला गवर्नमेंट ने उन्हें 1.3 करोड़ देने का डिसाइड किया था. तो 2018 में ये कॉम्पनसेशन देने का डिसाइड किया गया. बट आज ये क्वेश्चन उठा कि ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स जिन्होंने ये फेक केस उनके अगेंस्ट फाइल किया, डिफेमेशन करने की कोशिश करी, उनकी इमेज खराब करी गई, उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया. सो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया कि वो पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी केस होना चाहिए कि किस रीजन की वजह से उन्हें फेक केस में फंसाया गया और इतने फेमस पर्सन जो थे उनके नाम को खराब किया गया. चलिए, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द आर्टिकल. CBI probe into ISRO spy case masterminds is a much needed step forward. कि जो इनका जो स्पाई केस था उसके पीछे के मास्टरमाइंड्स थे, किन्होंने ये प्लान करके उन्हें इस केस में फंसाया गया. तो सीबीआई को उनकी जांच करना चाहिए और अगर ये करने का जब डिसाइड हुआ है तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है. The Supreme Court's order tasking the CBI to look into the Justice D.K. Jain committee report on the action to be taken against those who implicated space scientist Nambi Narayan in the ISRO espionage case 1994 is a logical and much needed step forward in the ensuring accountability for the suspected frame-up. जितने भी केसेस हैं, सस्पेक्टेड केसेस हैं, उनमें अगर इस तरीके से होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि किसी भी केस में ये चीजें फिर से जस्टिस की ओर जाना, कि जिन्होंने ये नाम खराब करने के लिए, जिन पुलिस ऑफिशियल्स ने अपना काम प्रॉपर्ली नहीं किया, उनके अगेंस्ट एक केस होना. Representing a dark
but brief chapter in the annals of police investigation in the country. The case was based on unfounded suspicion. So proper उनके पास सबूत नहीं थे, एविडेंस नहीं थे, सिर्फ शक के बुनियाद पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उन्हें इस केस के अंदर डाल दिया. और ये क्यों हुआ था? बिकॉज इट वाज स्पार्क्ड बाय द अरेस्ट ऑफ 2 Maldivian women and claims they made in their statements to the police. 2 Maldivian women को पकड़ा गया था और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी उसके बेसिस पर पुलिस ने मिस्टर नारायणन को इस केस के अगेंस्ट फंसाया. The Kerala police arrested Mr. Narayanan based on suspicion. सिर्फ शक के बुनियाद पर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया that he was among those sharing official secrets relating to space technology and mission to foreign agents. और ये बोला गया कि जो मिस्टर नारायणन है वो हमारे यहाँ के ऑफिशियल सीक्रेट जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और हमारे यहाँ के मिशन से रिलेटेड है वो फॉरेन एजेंट्स को ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. After the investigation was transferred to the CBI in a matter of weeks, Central Probe Agency recommended that the case be closed. तब CBI ने बोला कि ये केस को क्लोज कर दिया जाएगा. क्यों क्लोज करने का बोला उन्होंने? Highlighting grave lapses in the probe. उन्होंने बोला कि इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिनके आंसर्स नहीं है और प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है. Even the Supreme Court awarded a compensation of 50 lakh to the scientist in 2018, taking into account the damage to his honor and dignity following the arrest on grave charges and interrogation that followed. सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्होंने 50 लाख का कॉम्पनसेशन अनाउंस किया क्योंकि कंसिडर किया कि उनके ऑनर और डिग्निटी को बहुत बड़ा डैमेज हुआ है उनके अरेस्ट की वजह से और जितना भी इंटरोगेशन हुआ है जितनी भी जांच पड़ताल हुई है उसके बाद इन सब की वजह से उनके ऑनर को उनकी इमेज को बहुत डैमेज हुआ है. It was widely expected that the police officers who framed him ought to be proceeded against too. फिर अब ये माना गया है कि जो पुलिस ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये सब कुछ उनके अगेंस्ट फ्रेम किया उनके अगेंस्ट भी कुछ केस होना चाहिए. The court formed a committee headed by Justice Jain, a retired apex court judge, for the purpose. इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई जिसको मिस्टर जस्टिस जैन हेड करेंगे. The panel's report was submitted recently. और पैनल की जो रिपोर्ट है वो रिसेंटली सबमिट हो गई है. The center supported the demand for follow-up action. और सेंटर ने इस रिपोर्ट के बेसिस पर अब जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है उसके लिए डिमांड करी गई है. Significantly, the court has mandated that the report's contents be kept confidential. हालांकि कोर्ट ने बोला है कि इस कमिटी के जो भी रिपोर्ट्स हैं उनके कंटेंट्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए. इट मींस सीक्रेट रखा जाए, हर किसी को बताया नहीं जाएगा. While being forwarded to the CBI for a decision on how to proceed further. बस CBI को बताया जाएगा कि इसके आगे क्या काम करना है. What is your line of action? The element of secrecy may seem odd. हालांकि बहुत अजीब लग रहा है कि सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है, but avoiding any contestation on its findings, which are to be treated as the outcome of a preliminary inquiry, will indeed be helpful in the agency proceeding on the merits. हालांकि अगर अब ये फाइंडिंग्स के बाद फिर अगर कुछ कॉन्ट्रास्ट चीजें आती हैं तो इन सब से बचने के लिए सब कुछ सीक्रेट रहा गया है और ये हेल्पफुल ही रहेगा ताकि आगे के काम प्रॉपर्ली हो पाए. When it awarded compensation, the court was quite convinced that the initial probe was malicious. So जब अगर कोर्ट ने compensation award किया, it means कोर्ट कन्विंस थी कि जो पहले जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ वो सब हार्मफुल था या डैमेजिंग था. The criminal law was set in motion without any basis. It was initiated on some kind of fancy or notion. So उन्होंने बोला है कि जो क्रिमिनल लॉ था बिना किसी बेसिस पर उनके लगा दिया गया है. And it had observed, it is rare in India that those falsely implicated or maliciously arrested on grave charges get justice. पर इंडिया में ये बहुत ही रेयर केस है कि कोई पर्सन गलत चार्जेस में अंदर भेज दिया गया और फिर उसको बाद में जस्टिस मिला. सो इंडिया में ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है. The police are given to using questionable methods and treat the gravity of the charge as something that necessitates a stronger and more persuasive means of investigation.
कई बार पुलिस जो है उनके जो तरीके होते हैं वो क्वेश्चनेबल होते हैं। कई बार उन्हें सही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके अपनाएं। So that Mr. Narayanan has succeeded in the battle for restoring his honor is a matter of relief. So पुलिस के साथ ये फाइट करके मिस्टर नारायणन सक्सीड हो गए, ये बहुत ही important बात है. But it should be noted that the Kerala government has been resisting calls for disciplinary action against the erring police officer. पर एक बात ये भी नोट करने वाली है कि केरला गवर्नमेंट जो है वो अभी भी वो पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लेने के अगेंस्ट में है। सो इस सेंटेंस से एक पॉइंट ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं केरला गवर्नमेंट भी पुलिस के साथ इन्वॉल्व थी, इसीलिए वो उन पुलिस ऑफिसर्स को सेव करने के लिए लगे हैं। It opposed the CBI's closure report and tried to revive the investigation by its own police. वो बोल रहे हैं कि CBI ने जो रिपोर्ट दी है हम उसका अपोज करते हैं और ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारी खुद की पुलिस करना चाहिए। But thankfully the effort was shot down by the Supreme Court. पर उनकी इन सब बातों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। It would be in the fitness of things if there is no further impediment to the CBI in proceeding with its investigation against the officers concerned. अब बस हम ये उम्मीद करते हैं कि सीबीआई को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, इन पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, that the process of restorative justice leads to its logical conclusion. एंड जो भी जस्टिस का जो प्रोसेस होता है ये हमेशा एक लॉजिकल कंक्लूजन पर आके खत्म होना चाहिए। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज लूजर स्ट्रीक। दिस इज अबाउट द क्रिकेट एंड द बेटिंग इन्वॉल्व विद द क्रिकेट बेटिंग, मतलब सट्टेबाजी वाली बेटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। सो रिसेंटली जिम्बाब्वे के एक प्लेयर है हीथ स्ट्रीक, वो उन्होंने एडमिट किया है कि उन्होंने काफी सारे पैसे लिए थे सट्टेबाजी करने के लिए, मैचेस के रिजल्ट को चेंज करने के लिए। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। मैच फिक्सिंग इज वेरी कॉमन इन द क्रिकेट एंड इन द आईपीएल। सो पूरा आर्टिकल उसी के ऊपर बेसिस है, एग्जाम व्यू पॉइंट से इतना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस इफ यू आर अ क्रिकेट फैन तो देन यू कैन गो अहेड एंड रीड दिस आर्टिकल, तो आपको समझ में आएगा कि क्रिकेट फैंस को कितनी तकलीफ होती है जब भी मैच फिक्सिंग के ऐसे केसेस बाहर आते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, on the trail of the second wave's dynamics. Again, another article based on the COVID-19. So, हर दिन आप देखते होंगे सारे आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल कोविड-19 पर बेस होता ही है, बिकॉज ये जो सेकेंड वेव है ये बहुत ही हार्मफुल एंड डेंजरस है। पूरे आर्टिकल में डिस्कशन हुआ है कि कैसे हम लोग इतना स्पीडीली फर्स्ट वेव को कंट्रोल करने के बाद सेकेंड वेव इतना स्पीडीली कैसे बढ़ गया, क्या हमारे प्रॉब्लम्स थे, क्या गलतियां हमने करी, सेकेंड वेव के जो म्यूटेंट्स हैं, जो इतने वेरियस जो वायरसेस हैं, इनका इम्पैक्ट कैसा है, कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, कितने लोगों आज भी ससेप्टेबल है कि उन्हें कोविड-19 इन्फेक्शन कैच कर सकता है, क्या डेथ रेट था, ये सारे नंबर्स पर बात हुई है इस आर्टिकल में। सो प्योरली फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड नंबर्स है कि कितने टाइम तक हम कंट्रोल कर पाए, कब ये सर्ज फिर से बढ़ा है, मुंबई में, दिल्ली में क्या सिचुएशन है, इन सब चीजों के बारे में बात हुई है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल, and the last article is a multipolarity scripted by the middle powers. मल्टीपोलैरिटी का मतलब होता है अलग अलग जगह पर पावर होना, कहीं भी एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड पावर नहीं है। सो मल्टीपोलर मतलब अलग अलग जगह पावर डिवाइड हो गया है। सो अब ये मिडिल पावर्स की बात करिए, दैट जापान, ईरान, टर्की एंड इंडिया आर वेल सेट टू शेप द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर की जो 4 कंट्रीज हैं ये सब रेडी हैं वर्ल्ड में ऑर्डर सेट करने के लिए, और ये अब इमर्ज कर रही है, सब उभर के बाहर आ रही है। सो इस आर्टिकल में बहुत सारे मुद्दों पर बात करी गई है। सो दीज आर दी पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम द फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ द सऊदी अरेबिया। सो उस पर्सन के अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं। सो मल्टीपल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी इस आर्टिकल में कि यूएस और चाइना का क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में अभी हेट्रेड है, चाइना एंड रशिया मिलकर काम कर रहे हैं, यूएस ने अपना एक क्वाड क्रिएट किया है, उस क्वाड के अंदर आते हैं इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये 4 कंट्रीज मिलकर काम कर रही हैं। सो
एंड एक न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है यूएस चाइना के बीच में, जिसने सब चीजों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. दैट इज एक इंडो पैसिफिक रीजन एंड यूरेशियन. यूरेशिया इज यूरोप प्लस एशिया. सो अलग अलग जगह वर्ल्ड को जोग्राफिकल उसमें डिवाइड कर दिया गया है, पावर्स डिवाइड हो गए हैं, कोल्ड वॉर्स चल रहे हैं. हर कंट्री का अपना अपना एक सिचुएशन है, अपने एक इंटरनल पॉलिटिक्स है, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स है, किस तरीके से रिलेशंस मेंटेन हो रहे हैं, सब कुछ इस आर्टिकल में मेंशन किया है. बट दीज आर जस्ट द ओपिनियन ऑफ वन पर्सन. सो माय ओपिनियन इज कि जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, सो प्लीज गो बैक टू द न्यूज एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स आप खुद से फाइंड आउट करिए, एंड देन आप उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिलेट करिए इस ओपिनियन से कि आर्टिकल जिस भी पर्सन ने लिखा है उसके ओपिनियन, उसके सजेशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डिसाइड करना आपका काम है. उसके लिए आपको हर न्यूज पता होना चाहिए. सो अनलेस आपको फैक्ट एंड फिगर्स पता नहीं होंगे, तब तक आप कोई भी डिसीजन या ओपिनियन प्रॉपरली क्रिएट नहीं कर पाएंगे. सो मेक श्योर कि आप हर न्यूज पढ़ें. जब भी whenever you come across any new information, प्लीज गूगल आउट करिए कि ये इसके फैक्ट्स क्या हैं, इसका ओरिजिन क्या है, इसका सोर्स क्या है. ये जो इंफॉर्मेशन मैं पढ़ रहा हूँ ये कितनी सही है, इनमें क्या तथ्य है या कितनी फेक न्यूज है. सो आज हमारे पास इतना इंपॉर्टेंट एक पावर है, दैट इज द पावर ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट पे हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. सो डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन कि आपको कोई आकर इंफॉर्मेशन देगा. इंफॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पर है, आप जब चाहें अपने फोन पे हर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं. सो मेक श्योर कि कोई भी डिसीजन, ओपिनियन क्रिएट करने के पहले सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, उनके इम्पैक्ट पता होने चाहिए. राइट? चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ.